Students, in the previous class I told you about the fixed capital, physical capital and working capital, and I also told you about the factors of production. But today we will read about farming in Palampur. As you know that farming is the production activity in Palampur. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on the farms. जैसा आप जानते हैं कि पालमपुर जो गांव है उसमें जो सबसे मुख्य उत्पादन की जो गतिविधि है वो क्या है, खेती है। और पालमपुर गांव के करीब 75% लोग जो है फार्मिंग से ही अपनी जीविका कमाते हैं और उसके ऊपर ही निर्भर रहते हैं। और वहाँ के जो फार्मर्स हैं या फार्म लेबरर्स हैं, है ना, वो कौन हैं? जो करीब 75% लोग हैं। और ज़्यादातर लोग अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं फार्म्स के प्रोडक्शन से ही क्लोजली रिलेटेड हैं। But remember that there is a basic constant in raising farm production. Land or area under cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation. As you know that यदि अगर हम देखें तो आपको ये याद रखना है कि पालमपुर जो गांव है वहाँ की जो मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है, खेती है। तो वहाँ पर जो फार्म प्रोडक्शन होता है तो वहाँ जो लैंड एरिया है वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, 1960 से ही पालमपुर में खेती के विस्तार में कोई भी जो है इंक्रीज नहीं हुआ है। यानी कि वहाँ पर जो है अगर हम कहें तो जो लैंड एरिया था जहाँ पर खेती की जाती थी उसका कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. लेकिन तब से अगर हम देखें तो कुछ ऐसा जो एरिया था, जो वेस्टलैंड एरिया था गांव में, उसको कन्वर्ट करके कल्टिवेबल लैंड बनाया गया है, यानी कृषि योग्य भूमि उसमें बनाई गई है। और उससे क्या हुआ है कि जो पालमपुर में जो फार्मिंग जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा है, क्योंकि जो कल्टिवेशन एरिया है उस जब वो इंक्रीज़ हुआ तो इंक्रीज कैसे हुआ? अगर हम देखें जो भूमि एरिया था वो तो उतना ही था, फिक्स था, लेकिन जो वेस्टलैंड एरिया था जो यूजेबल नहीं था उसको क्या किया गया, कल्टीवेशन लैंड में कन्वर्ट किया गया। और कल्टीवेशन लैंड में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ प्रोडक्शन होने लगा, तो उससे उस गांव का जो फार्मिंग प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हुआ। दूसरा जो पॉइंट है, जैसे अगर हम भूमि को जो मेज़र करते हैं या भूमि को जो हम मापते हैं तो उसकी जो सबसे स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है लैंड मेजरिंग की, उसको हम हेक्टेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्टेयर। गांव में जो लैंड एरियाज़ होते हैं तो उसमें उसको हम कुछ लोकल यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे बीघा बोला जाता है, गुंठा बोला जाता है। और एक हेक्टेयर जो होता है वो 100 बाई 100 मीटर के होता है। 100 बाई 100 का मतलब होता है कि उसका जो लेंथ होता है वो भी 100 मीटर होता है और उसका जो ब्रीथ होता है यानी कि जो चौड़ाई होती है वो भी कितनी होती है, 100 मीटर होती है। तो एक हेक्टेयर का जब आप एरिया निकालेंगे, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 100 मीटर इंटू 100 मीटर करेंगे तो वो एक हेक्टेयर आएगा। तो 100 बाई जब 100 करते हैं तो कितना होता है हमारा, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है ना, तो वो 10,000 स्क्वायर मीटर हमारा क्या हो गया, एरिया। तो किसी भी लैंड को मेज़र करने के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है तो वो हेक्टेयर होता है। हेक्टेयर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरिंग लैंड, यानी लैंड को मेज़र करने का जो सबसे स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, हेक्टेयर है। लेकिन लोकल लैंग्वेजेस में या लोकल अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो कहीं पर उसका जो है बीघा भी बोला जाता है, बीघे में मेज़र किया जाता है, कहीं गुंठा भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, है ना। क्या एक तरीका ऐसा भी है कि सेम लैंड पर यानी एक ही भूमि पर जो है हम एक से अधिक फसलें उगाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक साल के अंदर जो है किसान एक ही भूमि पर एक से अधिक जब फसलें उगाता है तो उसको मल्टी क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी क्रॉपिंग, यानी मोर देन वन क्रॉप वी कैन ग्रो इन अ सेम लैंड एरिया।
ओके। जैसे पूरे साल में अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं, जैसे रबी क्रॉप्स होता है, खरीफ क्रॉप्स होता है, जायद क्रॉप्स होता है, तो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग जो है फसलें उगाई जाती हैं। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, पालमपुर में कौन सी फसलें जो है वो उगाई जाती हैं पूरे साल के दौरान। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur, no land is left idle, and during the rainy season, Kharif, farmers grow jowar and bajra. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, Rabi, fields are sown with wheat. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane, in its raw form or as jaggery, is sold to traders in Sahapur. Because we are talking about the Palampur. As you know that Palampur is a village and it is situated in the western part of the Uttar Pradesh. Okay, and where the farmers of Palampur grow different kind of crops in a year, as you know that तो जो पालमपुर है, पालमपुर जो गांव है, वहाँ पर जो खेती की जाती है, वहाँ पर रेनी सीजन के दौरान जो खरीफ की खेती किसान करते हैं, तो उस दौरान वो दो फसलें उगाते हैं, ज्वार और बाजरा। तो ज्वार और बाजरा की जो फसल होती है उसका जो उपयोग किया जाता है वो कैटल फीड्स के लिए किया जाता है, जो पशु होते हैं उसके चारे के लिए उपयोग किया जाता है। और जो प्लांट्स होता है, ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, यानी कि 3 महीने के दौरान वहाँ पर जो है आलू की खेती भी की जाती है, आलू भी उगाया जाता है। और जब विंटर सीजन होता है तो उस दौरान वहाँ रबी की खेती की जाती है। रबी में जो हमारी क्रॉप्स आती हैं उसमें वीट आता है, ग्राम आता है, ठीक है, तो ये सभी उसमें आते हैं। तो उस समय वीट उगाया जाता है, वीट यानी कि गेहूँ जो होता है, तो गेहूँ की खेती की जाती है और वहाँ से जो है वीट प्रोडक्शन होता है। तो पालमपुर के जो किसान हैं वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए, फैमिली कंजप्शन के लिए जो है गेहूं का उत्पादन करते हैं, क्योंकि गेहूं जो है वो अनाज के रूप में उपयोग किया जाता है, उसका भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो जितना वो जो प्रोडक्शन करते हैं अपने खेत के अंदर, और उसमें जो अगर सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो उस सरप्लस प्रोडक्शन को वो रायगंज के मार्केट में क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सरप्लस प्रोडक्शन क्या होता है ना, हमें ये समझना पड़ेगा कि सरप्लस का मतलब क्या है। सरप्लस प्रोडक्शन से यहाँ पर अर्थ है कि जब हम किसी भी एक निश्चित क्षेत्र में जब हम खेती करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि एक किसान है और एक किसान के पास मान लीजिए 2 बीघा ज़मीन है ना, 2 हेक्टेयर है सपोज, है ना। बीघा अलग होता है, बीघा जो है छोटी इकाई होती है, हेक्टेयर बड़ी इकाई होती है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे एक जो हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में करीब 4 बीघा होता है। कितना होता है? 4 बीघा। तो 1 हेक्टेयर में 4 बीघा, है ना। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं एक किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो उस 1 हेक्टेयर जमीन में सपोज कि उसने जो प्रोडक्शन किया तो करीब करीब जो है उसका प्रोडक्शन हुआ, मान लीजिए 30 क्विंटल प्रोडक्शन उसने कर दिया, है ना, 1 हेक्टेयर में। अब 30 जो क्विंटल प्रोडक्शन उसने किया 1 हेक्टेयर में, अब उसके परिवार में 4 या 5 सदस्य हैं, है ना। तो 4 या 5 सदस्यों के लिए पूरे वर्ष भर उनके भोजन के लिए जो फैमिली कंजप्शंस के लिए जो वीट की नीड होगी, सपोज करिए उसको 10 क्विंटल गेहूँ सफिशिएंट है ना, यानी वो 10 क्विंटल गेहूँ में जो है वो अपने परिवार का पालन पूरे वर्ष भर कर सकता है। तो 30 क्विंटल में से हमने 10 क्विंटल क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो जो 20 क्विंटल बचा, तो 20 क्विंटल गेहूं का जो प्रोडक्शन हुआ वो क्या हो गया, उसके लिए सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि उसकी फैमिली की जो कंजप्शन नीड थी वो कितनी थी, 10 क्विंटल, लेकिन प्रोडक्शन कितना हुआ, 30 क्विंटल, तो बचा कितना, 20 क्विंटल। तो जो 20 क्विंटल हुआ वो एक सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, और इस 20 क्विंटल को वो क्या करता है, वो रायगंज के मार्केट में क्या कर देता है, सेल करता है। और सेल करने के बाद जो है उसे क्या मिलता है, उससे पैसा प्राप्त होता है। और वो जो पैसा है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, वो उसके लिए कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल। जैसा हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो मनी इन हैंड,
और रॉ मटेरियल। जो किसान के पास या किसी भी बिजनेसमैन के पास जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो कच्चा माल हो गया, और कच्चे माल के अलावा क्या होगा, मनी इन हैंड, यानी उसके हाथ में जो पैसा है, ठीक है, वो उसके लिए क्या क्या कहा जाएगा, वर्किंग कैपिटल। उस वर्किंग कैपिटल से वो इन फ्यूचर जो है अपनी फसल में जो है अब आगे के लिए उसका क्या कर सकता है, वो उपयोग कर सकता है खेती करने के लिए। जब उसके हाथ में पैसा रहेगा तो जब वो खेती करेगा तो उसमें बीज भी डालना है, उसमें खाद भी डालना है, उसमें जो है ट्रैक्टर भी चलाना है, और ट्रैक्टर के लिए उसको डीजल की भी नीड होगी, ठीक है, उसमें फार्मिंग लेबर्स के लिए भी पैसा चाहिए। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को वो इस पैसे से क्या करता है, कंप्लीट करता है। और उसकी जो फैमिली नीड्स होती हैं, यानी बच्चों की जैसे एजुकेशन है, ठीक है, या घर का जितना भी उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन सबको वो क्या करता है, उससे कंप्लीट करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम बात कर रहे हैं इसी पार्ट में। तो ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। तो एक जो हिस्सा है भूमि का वो शुगर केन के लिए बचा होता है। तो शुगर केन आप जानते हैं गन्ना होता है ना, तो गन्ने की जब खेती की जाती है तो वो साल में एक बार बोया जाता है। एक बार बोने के बाद वो पूरे एक साल में वो तैयार होता है, फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है, और काट करके जो उसका जो कच्चा होता है गन्ना, यानी कि जब वो रॉ फॉर्म में होता है तो उससे गुड़ निकाला जाता है ना, और गुड़ भी निकलता है, चीनी भी बनाई जाती है। जो शुगर मिल्स होते हैं, शुगर मिल्स में कच्चा जो रॉ मटेरियल होता है वो जाता है, और वहाँ से क्या किया जाता है, शुगर तैयार किया जाता है। ऐसे उसमें से गुड़ भी तैयार किया जाता है। तो शुगर केन जो है उसकी भी खेती की जाती है, वो एक साल में तैयार होता है। और जब वो गुड़ उसका तैयार हो जाता है तो जो पालमपुर के जो किसान हैं उस गुड़ को क्या करते हैं, वो शाहपुर के मार्केट में उसको बेच देते हैं व्यापारियों को। वहाँ जो व्यापारी हैं शाहपुर में, उनको उन्हें बेच देते हैं। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो दीज 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation। सबसे जो मुख्य कारण है, जो पालमपुर के जो किसान हैं, है ना, वो अलग अलग प्रकार 3 प्रकार की जो फसलें हैं वो एक साल में उगाते हैं पालमपुर में। क्यों उगा पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पालमपुर गांव के अंदर जो है एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, यानी बहुत अच्छा एक सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पर है। क्योंकि बिना सिंचाई के, बिना इरिगेशन के हम खेती नहीं कर सकते, क्योंकि खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, वो पानी होता है, और पानी के बिना खेती हो नहीं सकती। तो इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ है अगर वो वेल डेवलप्ड है ना, उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो वहाँ हम जो है एक से अधिक फसलें पूरे साल में उगा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में, भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं प्रॉपर, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई एक ही फसल होती है। कई क्षेत्रों में क्या होता है, 2 ही फसल पूरे साल में उगाई जाती है। लेकिन पालमपुर एक ऐसा गांव है जहाँ पर मोर देन 1 क्रॉप्स, है ना, करीब जो है 3 प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो खेती है, जो फसल है, वो पूरे साल में की जाती है। और उसका सबसे मेजर रीज़न है कि वहाँ इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी है, बहुत सुदृढ़ व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। उसका सबसे, अगर हम देखें, एक और महत्वपूर्ण कारक क्या है, महत्वपूर्ण कारण यह है कि पालमपुर में जल्दी बिजली भी आ गई थी। उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा कि वहाँ इरिगेशन का जो सिस्टम है वो काफ़ी जो है उसमें परिवर्तन आया, वो ट्रांसफॉर्म हुआ। क्योंकि पहले हम जो है ना ट्यूबवेल या पंप जो होता है, पंप सेट वगैरह से जो है खेती करते थे, है ना, उससे पानी निकालते थे ज़मीन से, है ना। तो अभी क्या है कि उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। इम्प्रूव होने जब बिजली आई तो बिजली के जो है पंप सेट लगाए गए, ट्यूबवेल्स बने, तो उससे जो है वहाँ एक मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो डेवलप हुई है एग्रीकल्चर के, है ना। पर्शियन व्हील्स वर, है ना, तो टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स। क्योंकि पहले जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, क्लास 6 में आता है, पर्शियन व्हील के बारे में आता है ना। तो पर्शियन व्हील होता था, उसका उपयोग किया जाता था, जैसे हम बोलते थे ना रहेंट होता था, एक रहेंट जैसे होता था, उस व्हील से जो है कुओं से पानी खींचा जाता था, और पानी खींच करके छोटे छोटे खेत जो बनाए जाते थे और उनसे उनमें पानी दिया जाता था। लेकिन वो अब एक दौर निकल चुका है, अब एक जो आधुनिक समय है, इस आधुनिक समय में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, और उन परिवर्तनों से जो है
किसानों को भी फायदा हुआ है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जैसे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है काफ़ी चेंजेस जो है हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के में। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स could irrigate much larger area of land more effectively. The first few tubewells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tubewells. As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले जो किसान हैं वो पर्शियन व्हील के माध्यम से जो है सिंचाई करते थे, तो फिर उसमें कुछ परिवर्तन हुआ क्योंकि बिजली आ गई, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हुई। तो इलेक्ट्रिसिटी की जब व्यवस्था हो गई तो जो है सरकार ने भी कुछ ट्यूबवेल्स को इंस्टॉल करवाया, यानी किसानों को उसको फ़ायदा दिया, जिससे कि ज़्यादातर हिस्से पर जो है खेती की जा सके और ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, तो उसका प्रभाव भी रहा। लेकिन पहले कुछ ट्यूबवेल्स जो हैं वो सरकार के द्वारा इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन जल्द ही जो किसानों ने क्या है अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी स्थापित कर लिए, है ना। जब किसान के पास पैसा आता है तो उस पैसे से वो जो है ट्यूबवेल्स है, ट्रैक्टर है, जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, है ना, इरिगेशन के लिए जो भी उनको नीड होती है वो सारी रिक्वायरमेंट उससे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे इसका परिणाम क्या हुआ कि अगर हम देखें 1970 के मध्य के दशक में जो एंटायर कल्टीवेटेड एरिया था, जो पूरा अगर हम देखें जो कल्टीवेटेड जहाँ पर खेती की जाती थी, जो पूरा क्षेत्र था करीब 2 हेक्टेयर हो गया। कितना हो गया? 200 हेक्टेयर, सॉरी 200 हेक्टेयर का जो रीजन था वो अब सिंचित किया जाने लगा। अब एक यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, इसको भी हम मेंशन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन अपार्ट फ्रॉम द riverine plains. Coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low level of irrigation. Of the total cultivated area in the country, a little has than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की इस पर कि बिना इरिगेशन के हम अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ना ही हम अच्छी खेती कर सकते हैं। तो हमने तो पालमपुर को एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल माना है, एक सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि वहाँ पर जो है सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, है ना, सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना। लेकिन और भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत में उनकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए, है ना, जिन क्षेत्रों में ना तो प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है, ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है ना, अगर हम देखें वहाँ सारी व्यवस्थाएं जो खेती करने से संबंधित वो उपलब्ध नहीं है। तो क्योंकि खेती करने के लिए, फार्मिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इरिगेशन। तो इरिगेशन की हम जब बात कर रहे हैं तो भारत के कई ऐसे हिस्से हैं, चाहे वो रिवेरियन प्लेन्स हैं, कोस्टल रीजन्स हैं, है ना, जहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है ना इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या हैं, उपलब्ध हैं। और जब हम प्लेट्यू रीजन्स की बात करते हैं, जो पठारी क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या होता है, वर्षा कम होती है। तो जब वर्षा वहाँ पर कम होती है तो वर्षा कम होने के कारण वहाँ खेती भी कैसी होती है, अच्छी नहीं होती है। क्योंकि सबसे अगर हम देखें खेती के लिए, जैसे मैंने कहा, पानी की ज़रूरत है और पानी के साथ साथ वर्षा की भी आवश्यकता होती है। जब वर्षा अच्छी होती है तो खेती जो है, हमारी जो खेती होती है उसमें जो हम फसल बोते हैं वो भी कैसी होती है, अच्छी होती है, ठीक है ना। तो पूरे भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो जो डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है वहाँ पर काफ़ी, अगर हम देखें, लो लेवल ऑफ इरिगेशन होता है, यानी कि सिंचाई का जो स्तर है वो कैसा है, काफ़ी लो है। और वहाँ जो कल्टीवेटेड एरिया है कंट्री का वो करीब अगर हम देखें 40% से भी कम है आज के दौर में भी, है ना, 40% से भी कम है। और जो रिमेनिंग एरिया है, जो बचा हुआ जो क्षेत्र है उसमें भी क्या होता है कि वो ज़्यादातर जो है वो वर्षा के ऊपर ही निर्भर रहता है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है आपको। ये प्रश्न आता भी है कि व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि एक वर्ष के दौरान, है ना, एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक जब हम फसलें उगाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, यानी कि उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीसेज ऑफ लैंड। ये सबसे कॉमन तरीका भी है प्रोडक्शन को बढ़ाने का जो हमारे पास भूमि उपलब्ध है।
सपोज करिए ज़्यादातर अभी क्या है हमारे देश में जनसंख्या तो अधिक है ना, करीब 135 करोड़ के आसपास अभी जनसंख्या का एक जो है असेसमेंट है, क्योंकि लास्ट जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुआ था 2011 में तब हम 121 करोड़ थे। अभी 2021 में नए फिगर्स आएंगे तो 135 करोड़ के आसपास जो है हमारा पॉपुलेशन हो चुका है। तो 135 करोड़ की जो पॉपुलेशन है और वर्ल्ड में हम सेकंड नंबर पर रहे हैं। जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम लोग वर्ल्ड में 7th रैंक पर हैं, हमसे बड़े 6 हैं, जैसे रसिया है, कनाडा है, ठीक है, चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी हमसे एरिया में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश में एरिया एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो ज़्यादातर जो किसान हैं जिनके पास ज़मीन उपलब्ध हैं तो वो क्या हैं, छोटे किसान हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको पास 1 हेक्टेयर ज़मीन भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा आपको, है ना, ज़्यादातर किसानों के पास, ठीक है। तो उसमें अगर वो एक ही फसल करेगा पूरे साल में तो वो अपने परिवार का पालन भी नहीं कर पाएगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर हमारे पास वेल इरिगेशन सिस्टम हो तो हम एक से ज़्यादा फसलें जो है वो एक साल में उगा सकते हैं। तो एक साल में हम एक से ज़्यादा जब फसलें उगाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, हमारी इनकम भी अच्छी होगी। जब किसान की इनकम बढ़ेगी तो हमारी देश की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली क्या करती है, ग्रोइंग करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है ना, देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें इन्वॉल्व होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ज़्यादातर किसान हैं, है ना, 65 से 70 करीब 65% आबादी आज भी हमारे देश की जो है वो गांव में निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो किस पर है, एग्रीकल्चर पर है, ठीक है। तो ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। तो सभी जो किसान हैं पालमपुर में वो कम से कम 2 फसलें तो उगाते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द 3rd क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो जो किसान हैं वो पोटैटो की तीसरी फसल के रूप में उगाते हैं, और ये करीब पिछले अगर हम देखें 15 से 20 वर्षों में ऐसा हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमने डिस्कस किया कि भूमि की क्या महत्ता है और पालमपुर के अंदर जो किसान थे वो किस प्रकार से खेती करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है, रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, ठीक है, और पूरे साल में वो जो है खेती में क्या क्या फसलें उगाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी। और अब हम नेक्स्ट जो सेक्शन में पढ़ेंगे आगे, अगला जो सेक्शन होगा वो हमारा वो कल्टीवेटेड एरिया के बारे में है। ओवर द ईयर्स कौन कौन से जो पूरा जो फिगर वगैरह हैं ये सारे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना।